नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस हम लगातार कर रहे हैं और आज के इस सेशन में भी हम करने वाले हैं। आपकी मांग के अनुसार हम निरंतर ये सेशन लेकर आ रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। प्रश्नों का स्तर लगातार बदलता रहता है, प्रश्नों का जो डिजाइन है वो भी लगातार बदलता रहता है। पिछले मॉक टेस्ट में मैंने जो वर्ष थे उनको शब्दों में लिख दिया था ताकि आप देखते ही ना पहचान पाएं, आपको पढ़ना पड़े। ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है, तभी आप आसानी से पेपर परीक्षा हाल में कर पाएंगे। क्योंकि अब आप जो लेटेस्ट पैटर्न देख रहे हैं, प्रश्नों को लेंथी किया जा रहा है ताकि आपका पढ़ने में समय ज्यादा जाया हो। लोअर पीसीएस का पेपर है और उसी के अनुसार आपको तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। कंप्यूटर और यूपी जीके का बेहतरीन कंटेंट हम आपको निरंतर प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी डिजाइन की हुई पीडीएफ्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी सहायक बोरिंग तकनीशियन की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की है। इस बुक में आपको आपके नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और यहां पर यह बुक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। पूरा एग्जाम पैटर्न आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है यहां पर कि आपको यहां पर 5 ऑप्शन वाला पैटर्न मिलने वाला है, जो सामान्यतः अन्य बुकों में अभी नहीं मिल रहा है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का, फोकस दूरी क्या, एसआई इकाई क्या है, आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। सभी 100 प्रश्नों की यहां पर आंसर की दी गई है, उसके बाद व्याख्या सहित उत्तर भी दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। दूसरे प्रश्न का सही आंसर बी है और यहां पर बताया गया है कि घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है। और यह भी बताया गया है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 1 जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। तो ये आपके नए सिलेबस पैटर्न पर आधारित किताब है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल्स पे भी जाकर ये किताब खरीद सकते हैं। तो अभी हम यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जब जाया करें तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से। पहला प्रश्न है आपका कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर था जिसने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की आधुनिक अवधारणा को लागू किया था। क्या ये सही है? दूसरा है एडा लवलेस ऑगस्टा एडा किंग ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था, जिन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ये दोनों प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी। कथन 1 2 दोनों सही है। एनालिटिकल इंजन 1837 में बना था। चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तुत एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। इस मशीन में इनपुट यानी कि पंच कार्ड द्वारा, प्रोसेसिंग मिल द्वारा और आउटपुट और स्टोरेज की व्यवस्था थी, जो आज के आईपीओ साइकिल का आधार है। एडा लवलेस ऑगस्टा एडा किंग ने एनालिटिकल इंजन पर बर्नौली नंबरों की गणना के लिए दुनिया का पहला एल्गोरिथम प्रकाशित किया था। इसलिए एडा लवलेस को इतिहास की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट एक लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसे विशेष रूप से आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 2 है कि HTTP प्रोटोकॉल की तुलना में MQTT अत्यधिक उच्च बैंडविड्थ का उपयोग करता है और स्मार्ट होम डिवाइस के लिए कम उपयुक्त है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका केवल एक कथन सही है। MQTT एक बहुत ही हल्का लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। इसका विकास विशेष रूप से सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी और कम पावर वाले IoT डिवाइस के लिए किया गया है। HTTP की तुलना में MQTT डेटा ट्रांसफर में बहुत कम बैंडविड्थ का उपयोग करता है और स्मार्ट होम डिवाइस में तेजी से संचार सुनिश्चित करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में सीपीयू के सबसे करीब और सबसे तीव्र गति वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है सीपीयू रजिस्टर। मेमोरी पदानुक्रम में गति के आधार पर सबसे तेज सीपीयू रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही स्थित होते हैं और तत्कालीन प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करते हैं। गति का क्रम सीपीयू रजिस्टर्स, फिर आता है कैश मेमोरी जिसमें L1, L2, L3 आते हैं। उसके बाद आता है मैन मेमोरी यानी कि रैम, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि एसएसडी और एचडीडी। यद्यपि कैश मेमोरी बहुत तेज होती है लेकिन रजिस्टर्स की गति कैश से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और उनके पूर्ण रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? CMOS क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सही है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सही है। SMPS क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये भी सही है। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, जो कि गलत है। ठीक है, इंटरनेशनल नहीं होगा, यहां पर इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए ASCII कोड का डिजाइन किया गया था, निर्माण किया गया था। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले नंबरों में बदलने के लिए किया जाता है। CMOS मदरबोर्ड पर एक छोटी मेमोरी चिप है जो बायोस सेटिंग्स को स्टोर करती है। SMPS कंप्यूटर के सभी घटकों को उचित DC पावर सप्लाई प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के संदर्भ में मोनोलिथिक कर्नेल का मुख्य नुकसान क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। यदि कर्नेल में कोई एक सेवा क्रैश होती है तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। मोनोलिथिक कर्नेल में सभी OS सेवाएं जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर एक ही एड्रेस स्पेस पे चलती हैं। इस वजह से इसका प्रदर्शन बहुत तेज होता है, इसलिए विकल्प ए गलत है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि कोई एक ड्राइवर या सेवा विफल होती है तो संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। लिनक्स और डास मोनोलिथिक कर्नेल के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बस तकनीकी NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSD द्वारा डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है, जो इस पारंपरिक SATA SSD से कई गुना अधिक तेज बनाती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, PCIe पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। NVMe एक आधुनिक स्टोरेज प्रोटोकॉल है जिसे फ्लैश मेमोरी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह पारंपरिक SATA केबल के बजाय मदरबोर्ड के PCIe लेन का उपयोग करता है। PCIe तकनीकी के कारण NVMe SSD की रीड राइट स्पीड 7000 MB पर सेकेंड तक पहुंच जाती है, जबकि SATA SSD अधिकतम 600 MB पर सेकेंड तक ही सीमित रहती है। यह तकनीकी गेमिंग और सर्वर अनुप्रयोगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा के लिए प्रसिद्ध 5B मॉडल में वेरासिटी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, डेटा की सत्यता और विश्वसनीयता और गुणवत्ता। बिग डेटा के 5V मॉडल में शामिल हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। पहले ये 3V मॉडल जारी हुआ था, उसके बाद इसमें 2V और जोड़कर 5V मॉडल बनाया गया। वॉल्यूम डेटा का विशाल आकार है और वेलोसिटी डेटा जनरेट होने की गति है, और वैरायटी डेटा के प्रकार संरचित या असंरचित है। वेरासिटी का अर्थ है डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता, यानी कि क्वालिटी और ट्रस्टवर्थीनेस, क्योंकि खराब डेटा से गलत विश्लेषण हो सकता है। वैल्यू उस डेटा से मिलने वाला व्यावसायिक लाभ या निष्कर्ष क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि सूचना सुरक्षा में उस प्रकार के साइबर हमले को क्या कहा जाता है जिसमें हमलावर नेटवर्क पर दो संवाद करने वाले पक्षों के बीच के संचार को गुप्त रूप से रोककर उसे पढ़ता या परिवर्तित कर देता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल MITM अटैक में हैकर दो लोगों या डिवाइस के बीच होने वाले कम्युनिकेशन में छिपकर घुसपैठ करता है। उपयोगकर्ता को लगता है कि वह सीधे सर्वर से बात कर रहा है, लेकिन सारा डेटा हैकर के पास से होकर गुजरता है। सार्वजनिक असुरक्षित वाईफाई इस प्रकार के हमले के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। रैंसमवेयर फाइलों को एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है, जबकि DOS अटैक सर्वर को ओवरलोड कर ठप कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इतिहास के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का विचार सबसे पहले किस
प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर इडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सका है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, जॉन वॉन न्यूमैन। शुरुआती कंप्यूटरों जैसे ईवैक में प्रोग्रामिंग के लिए बार बार तार और स्विच बदलने पड़ते थे, जिसमें कई दिन लग जाते थे। 1945 में प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का विचार दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम दोनों को एक ही मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जा सकता है। इस क्रांतिकारी विचार के आधार पर इडवैक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और आज के सभी आधुनिक कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्किंग में टोपोलॉजी के संदर्भ में यदि एक नेटवर्क में कुल 6 नोड्स हैं, पूर्ण मेश टोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं, तो उस नेटवर्क में कुल कितने भौतिक केबलों की आवश्यकता होगी, फिजिकल लिंक्स की आवश्यकता होगी? 6 नोड्स हैं, तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 15। मैश टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड कंप्यूटर के अन्य सभी नोड से सीधे जुड़ा होता है। भौतिक केबलों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n-1 डिवाइड बाई 2, जहां n नोड्स की संख्या होती है। जहां पर हमारे पास नोड की संख्या 6 है, तो 6 गुणा 6-1 डिवाइड बाई 2, तो 6 गुणे 5 डिवाइड बाई 2, तो 30/2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय होती है क्योंकि एक केबल टूटने पर पूरा नेटवर्क ठप नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में दस्तावेज संपादन के दौरान ट्रैक चेंजेस विकल्प को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+E। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर रिव्यू टैब में उपलब्ध का उपयोग दस्तावेज में किए गए सभी बदलावों, हटाना, जोड़ना, फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे चालू या बंद करने का डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+E है। Shift+F3 का उपयोग टेस्ट के केस को बदलने के लिए किया जाता है। Ctrl+Shift+C का उपयोग फॉर्मेट पेंटर के रूप में स्टाइल कॉपी करने के लिए होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के संदर्भ में CNN यानी कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए सर्वाधिक किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका CNN का जो प्रयोग है वो इमेज रिकग्निशन यानी कि चित्र पहचान और कंप्यूटर विजन के लिए किया जाता है। डीप लर्निंग में CNN यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक विशिष्ट प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है जिसे दृश्य डेटा यानी कि विजुअल डेटा के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सर्वाधिक प्रयोग इमेज क्लासिफिकेशन, फेशियल रिकग्निशन जैसे मोबाइल का फेस लॉक और सेल्फ ड्राइविंग कारों के कंप्यूटर विजन में होता है। टेक्स्ट जनरेशन और NLP कार्यों जैसे चैट GPT के लिए मुख्य रूप से मॉडल या RNN का उपयोग होता है। संख्या पद्धति में दशमलव संख्या 89 को बाइनरी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये आपसे पूछा गया है। इसका सल्यूशन तो आपका बी ऑप्शन है। कैसे करना है? तो इसमें क्या करते हैं, दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है 2 से भाग देने की विधि। संख्या 89 को 2 से भाग दें और शेषफल को दाईं से ओर से लिखें। पर जब 89 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1, फिर 44 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 0, फिर 22 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 0, फिर 11 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1, फिर 5 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1, 2 में 2 से भाग दिया तो 1, शेषफल बचा 0 और 1 में 2 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1। तो जब दोबारा शेषफल बच जाए तो उसको उल्टा कर लेते हैं और या एक शेषफल बचा हो तो वहीं से शुरू कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अब इन शेषफलों के नीचे से ऊपर के क्रम में जब हम लिखते हैं तो 10110001 आता है और यही सही बाइनरी मान है किसका? 89 का। अगला प्रश्न है आपका कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो है आपका एडोब फोटोशॉप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है और कोई भी उसे संशोधित कर सकता है, जैसे लिनक्स है, VLC है, फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है। एडोब फोटोशॉप एक प्रोप्राइटरी और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके सोर्स कोड पर कंपनी का एकाधिकार होता है और उपयोगकर्ताओं को इसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेटर और कंपाइलर के कार्य करने के तरीके में मुख्य तकनीकी अंतर क्या है?
कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन कर मशीन कोड में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर कोड को लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता है यहाँ पर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन कर मशीन कोड में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड में बदल देता है। इसमें समय कम लगता है, लेकिन डीबगिंग मुश्किल होती है। सी प्लस प्लस कंपाइलर का उपयोग करते हैं। इंटरप्रेटर कोड की एक एक लाइन को पढ़ता है और तुरंत निष्पादित करता है। यदि किसी लाइन में त्रुटि है तो उसे ठीक करता है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट प्रमुख इंटरप्रेटेड भाषाएं हैं। असेंबली भाषा का अनुवाद असेंबलर द्वारा किया जाता है, ना कि कंपाइलर द्वारा। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है आपका कि करंट अफेयर्स 2026 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में किस शहर को विकसित करने की ऐतिहासिक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जहां एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर्स का एक विशाल इकोसिस्टम स्थापित होगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत राज्य की राजधानी लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नादरगंज लखनऊ क्षेत्र में विशेष रूप से भूमि आवंटित की गई है। यह प्रोजेक्ट यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीएलसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर और टेक कंपनियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2026 में मनाए गए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आधिकारिक केंद्रीय विषय क्या निर्धारित किया गया था। तो सही उत्तर है आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 के समारोह की आधिकारिक थीम थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, अर्थात डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार वर्ष 2018 में की गई थी, जब तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इसका प्रस्ताव दिया था। इस अवसर पर लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अवध के नवाबों की वास्तुकला के ऐतिहासिक साक्ष्यों के संदर्भ में लखनऊ स्थित प्रसिद्ध रूमी दरवाजा का निर्माण किस नवाब ने करवाया था, जो इस्तांबुल, तुर्की के सबलिमे पोर्ट के मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, नवाब आसफुद्दौला। लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। इसका निर्माण अवध में पड़े भयंकर अकाल के दौरान जनता को रोजगार देने के उद्देश्य से बड़ा इमामबाड़ा के साथ करवाया गया था। इसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, रोम के दरवाजे, सबलिमे पोर्ट से प्रेरित है। नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, जबकि शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध 1764 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप भाबर और तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। भाबर क्षेत्र हिमालय शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थरों से निर्मित एक छिद्रपूर्ण पट्टी है। भाबर क्षेत्र में छोटी नदियां भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर आ जाती हैं। तराई क्षेत्र की मृदा अत्यंत शुष्क और रेतीली होती है, जो कृषि कार्य के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तराई क्षेत्र में जल भराव और दलदली भूमि पाई जाती है, जो गन्ना और धान की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो आपका असत्य है, फॉल्स है, वो है आपका ऑप्शन सी। तराई क्षेत्र की मृदा अत्यंत शुष्क और रेतीली होती है, जो कृषि कार्य के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि तराई क्षेत्र की जो मृदा है कृषि कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है। भाबर में नदियां विलुप्त होती हैं और तराई में फिर प्रकट होती हैं, जिससे यहाँ दलदली स्थिति बनती है। तराई क्षेत्र की मृदा शुष्क नहीं होती है, बल्कि यह क्षेत्र नमी, दलदल और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त होता है। तराई क्षेत्र गन्ना, धान और जूट की खेती के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, इसलिए यह कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार मुख्य रूप से राज्य के किन जिलों में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य
उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में स्थित है। इसका मुख्य विस्तार श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों के वन क्षेत्रों में है। यह अभ्यारण्य बाघ, तेंदुए और भालू के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में सोहेलवा को बाघों के प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही देखने को मिलेगा आपको कि ये यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख जनजाति में बदला विवाह यानी कि विनिमय विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है और ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन ए, थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी में निवास करती है। इनमें बदला विवाह यानी कि दो परिवारों के बीच एक दूसरे के यहाँ बेटियों की शादी करना की प्रथा प्रचलित है। यह दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा अत्यधिक मजबूत है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत लोकगीतों और उनके गायन के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चैती रुहेलखंड क्षेत्र। चैती मुख्य रूप से चैत बसंत ऋतु के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है, जो रुहेलखंड में नहीं बल्कि पूर्वांचल और अवध, विशेष रूप से वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आहला बुंदेलखंड महोबा का वीर रस प्रधान लोकगीत है। बिरहा पूर्वांचल का एक अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत है, जिसे विशेष रूप से अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है। रशिया ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित लोकगीत है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का अपनी तरह का पहला नेवल सौर म्यूजियम निर्मित किया गया है, जिसकी इमारत का आकार भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती जैसा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास IT सिटी इलाके में भारत का पहला नेवल सौर म्यूजियम स्थापित किया गया है। यह म्यूजियम की इमारत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके युद्धपोत INS गोमती के आकार में डिजाइन किया गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य युवाओं में नौसेना के प्रति आकर्षण बढ़ाना और नौसैनिकों के शौर्य, बलिदान और वास्तुकला से परिचित कराना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और सीमावर्ती राज्यों के संदर्भ में राज्य के कौन से दो जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, आगरा और मथुरा। उत्तर प्रदेश अपनी पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है। राज्य के केवल दो जिले आगरा और मथुरा राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगरा जिला राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों की सीमा को छूता है। मथुरा जिला राजस्थान के भरतपुर और डी ज्ञान जो नवीन जिला बना है उसकी सीमा को स्पर्श करता है। अलीगढ़ हरियाणा से सीमा बनाता है, जबकि इटावा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पुरातात्विक स्थल सनौली, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े कब्रिस्तान और ताम्रपाषाण कालीन रथों की अभूतपूर्व खोज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, बागपत। सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में 125 से अधिक कब्रें और युद्ध के रथ प्राप्त हुए थे। ये खोज इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि यह पहली बार साबित करती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल में रथों का उपयोग योद्धाओं द्वारा किया जाता था। यहाँ तांबे की तलवारें, ढाल और शाही दफन के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यूरेनियम। उत्तर प्रदेश में खनिजों का प्रमुख संकेंद्रण बिंद क्षेत्र सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर में है। सोनभद्र जिले में कोयला, सिंगरौली, डोलोमाइट, एंडालुसाइट और पायराइट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नहीं बल्कि केवल ललितपुर जिले में पाया जाता है और वो भी सीमित मात्रा में। तांबा और डायस्पोर भी मुख्य रूप से ललितपुर और महोबा क्षेत्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है। क्या यह सही है? ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान या वार्ड सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। क्या यह सही है?
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 21 वर्ष निर्धारित है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों का उनके सही स्थानों के साथ मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? भदोई में है। तो ए का 3 किस्में है, 2 में है, और बी का 1 किस्में है, नहीं, सी का 1 और ए का 3। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये आपका इज्जत नगर बरेली में है, और राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI आपका लखनऊ में है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। भदोई का अन्य नाम संत रविदास नगर है। और जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है ये पक्षी और पोल्ट्री अनुसंधान के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि बटेश्वर मेला जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पशु मेला है और यहाँ स्थित भगवान शिव के 101 मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, यमुना नदी के तट पर किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आगरा। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर लगने वाला एक प्रसिद्ध वार्षिक पशु मेला है। इसे ऊंटों और घोड़ों के व्यापार के लिए बनाया जाना जाता है। बटेश्वर अपने 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला के लिए पूरे भारत में विख्यात है, जिन्हें भदावर के राजाओं ने बनवाया था। बलिया में ददरी मेला पशु मेला लगता है, जबकि नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। पूछा गया है कि हिंडन नदी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और औद्योगिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है, निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो जो हिंडन नदी है यह आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नदी शिवालिक पहाड़ियों सहारनपुर से निकलती है और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद होते हुए नोएडा के पास सेक्टर 150 यमुना नदी में मिल जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ इसी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में गाजियाबाद और नोएडा के औद्योगिक कचरे के कारण यह अत्यधिक प्रदूषित नदी बन गई है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त कृषि एवं हस्तशिल्प उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो एक असंगत है, वो आपसे पूछा गया है, वो कौन सा है? और सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। रामनगर भंटा वाराणसी, महोबा देसावरी पान महोबा, आदम चीनी चावल चंदौली और हाथरस की हींग हाथरस। यह एक तार्किक प्रश्न है। दिए गए सभी विकल्प पूर्णतः सही सुमेलित है। रामनगर भंटा का अर्थ है बैगन की एक विशेष किस्म है, वाराणसी से संबंधित है। आदम चीनी चावल छोटा और सुगंधित चावल है, मुख्य रूप से चंदौली जिले में उगाया जाता है। महोबा का देसावरी पान और हाथरस की हींग दोनों को GI टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसे दादरा ताल पर किया जाता है और अक्सर शुभ अवसरों जैसे विवाह पर आयोजित होता है? तो ये जो नृत्य है यह है आपका चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कहारों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से दादरा ताल पर किया जाता है और इसमें नर्तक रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अहिरों या यादवों समाज द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों और उनके जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सुरहा ताल बलिया, कीठम झील सूर सरोवर झील जिसको कहते हैं आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, बखीरा झील संत कबीर नगर। तो यहां पर आपके ये सभी सही सुमेलित हैं। सुरहा ताल बलिया जिले में स्थित एक गोखुर झील है और ये गोखुर वाली लाइन याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये आपका 100वां रामसर स्थल है भारत का। यूपी का कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कीठम झील जिसका नाम सूर सरोवर भी है आगरा में स्थित है और यह एक रामसर स्थल है। पार्वती अर्गा गोंडा और बखीरा झील संत कबीर नगर दोनों महत्वपूर्ण पक्षी विहार और रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों में से एक मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अहरोरा शिलालेख जो लघु रॉक एडिक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर। अहरोरा शिलालेख सम्राट अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट्स
लघु शिलालेख का एक प्रमुख उदाहरण है। यह ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव और संघ के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। कौशाम्बी और प्रयागराज में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ लेख स्थित है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका और आज का 35वां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख महिला साहित्यकारों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का सही मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? इस्मत चुगताई की रचना कौन सी है? तो इस्मत चुगताई की रचना आपकी है टेढ़ी लकीर। ठीक है, तो और महादेवी वर्मा की यामा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। यामा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म निहालपुर प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है। मुकुल इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है, जिसमें झांसी की रानी जैसी अमर कविता शामिल है। इस्मत चुगताई, इनका चुगताई नाम है इनका, और इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उर्दू साहित्य की एक दिग्गज लेखिका थी। टेढ़ी खीर इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। 35 में से आपको कितने प्रश्न आते थे। लगातार प्रयास जारी है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जाए। कभी बहुत कठिन मिलेगा आपको, कभी थोड़ा आसान मिलेगा, कभी आपको मॉडरेट लेवल का कंटेंट मिलता रहेगा हमारे साथ। और निरंतर प्रयास है कि नए प्रश्नों को आपको सामने रखा जाए, जिससे आपकी तैयारी और रिवीजन दोनों अच्छे तरीके से होता रहे। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस या अन्य कोई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं वहां पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो लोअर पीसीएस की फीस है, आप लोगों को लगता होगा ज़्यादा है, बाकी सब आपको कम में देते हैं, लेकिन नहीं, बाकी सब एक आपके साथ खेल खेलते हैं। लोअर पीसेस का बाकी पूरा कंटेंट नहीं देंगे, कहेंगे कंप्यूटर का अलग ले लो, हमारा चल रहा है, यूपी जीके का अलग ले लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको उतनी ही फीस में पूरा लोअर पीसेस का कंटेंट देंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर भी होगा, यूपी जीके भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा, पर्यावरण आपदा प्रबंधन भी होगा, इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, अर्थव्यवस्था भी होगा। और इन सबको मैं 3 तरीके से आपको कंप्लीट करवाता हूं। एक तो आपको वन लाइनर दूंगा, दूसरा आपको क्विक रिवीजन थ्योरी ई बुक्स दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छे नोट्स आपको मिलते हैं। और इसके अलावा आपको हम एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के साथ में, डिटेल्ड के साथ में नोट्स उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है, उनसे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है। ऐसे तैयारी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस मेरे साथ एग्जाम तक बने रहिए और यकीन मानकर चलिए, आपको मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए और हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।